नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी ईवीएम पर सवाल और फिर बवाल। जी हां, मध्य प्रदेश में मतदान से पहले ईवीएम का मुद्दा फिर गर्मा गया है। ये तो कांग्रेस ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाती रही है, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से अपील की है कि मतदाताओं को वीवीपैट पर्चियाँ दी जाए। उन्होंने अपने दावे के पक्ष में एक वीडियो का लिंक भी शेयर किया। हालांकि ईवीएम पर सवाल उठाने पर बीजेपी निशाना साध रही है और कह रही है कि कांग्रेस को हार दिख रही है, इसलिए अभी से बहाने तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ईवीएम पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने फिर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, और क्या अब ईवीएम पर एक दूसरे को घेरने की कोशिश तेज होगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। ईवीएम पर फिर सवाल, दिग्गी के पोस्ट पर बवाल, वीवीपैट स्लिप को लेकर लगाई गुहार, एमपी में ईवीएम पर आर पार। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट से फिर ईवीएम का जिन निकल आया है, या यूं कहे कि एमपी में ईवीएम को लेकर घमासान छिड़ता दिख रहा है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने पोस्ट कर चुनाव आयोग से गुजारिश की है कि वीवीपैट स्लिप हमें हाथ में दे दो, जिसे हम अलग से रखे मत पेटी में डाल दें। इतना ही नहीं, उन्होंने एक वीडियो की लिंक भी शेयर की है, जिसपे दावा किया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी सामने आई है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट पर कहा कि वो ईवीएम से वोट कराने का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कहां वोट गया है ये जानने का हमारा अधिकार है। हमारा कहना एक है कि हमने बटन दबाया, बटन दबा के 7 सेकंड के लिए हमारे को दिखा और डब्बे में गिर गया। अब कई लोग देख नहीं पाए तो डब्बे में गिर गया। अब क्या करो? हमारी मांग केवल यह है कि वीवीपैट, अब ईवीएम से चुनाव कराओ, मैं उसके पक्ष में हूं, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, ये बात मैं कहना चाहता हूं आपसे। लेकिन मैं एक मतदाता हूं, मेरा ये अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है कि मेरा वोट सही रिकॉर्ड हो, सही जगह जाए और सही काउंट हो। ये मेरा अधिकार है। इधर ईवीएम पर सवाल उठते ही बीजेपी एक्टिव हो गई है। बीजेपी नेताओं ने बिना किसी देरी के कमलनाथ और दिग्विजय पर एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को अपनी हार सामने दिख रही है, इसलिए दिग्विजय बहाना ढूंढ रहे हैं और ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह या कमलनाथ या कांग्रेस का पूरा नेतृत्व हार की डर से पहले ही ईवीएम पर वो हमेशा यही प्रयास करते हैं कि ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करो, क्योंकि चुनाव तो हार ही रहे हैं। तो हार के कारण 1 महीने पहले से ही ढूंढने लग गए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी। ये उनकी हार सुनिश्चित है। इस बात से, उनके इस बयान से, उनके इस ट्वीट से ये साबित होता है। ये पहली दफा नहीं है। कांग्रेस अक्सर ईवीएम को लेकर सवाल उठाती रही और अब एमपी के चुनाव में भी ईवीएम का मुद्दा गर्माता दिख रहा है। हालांकि बीजेपी इस बहाने कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है, लेकिन सवाल यही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, वहां उसे ये गड़बड़ी नजर क्यों नहीं आती? क्या ईवीएम को लेकर सवाल करने के पीछे कांग्रेस की कोई खास रणनीति है? खैर जो भी हो, लेकिन ईवीएम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रिजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि जब कमलनाथ के बंगले पर बागी लोग, कोई पेट्रोल डाल रहा है, कोई शीर्षासन कर रहा है, कोई पुतले जला रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है, कमोबेश यही हाल पीसीसी का है और इससे थोड़ा सा कम बीजेपी का है। तो बजाय डैमेज कंट्रोल के दिग्विजय सिंह ने एक नया शगुफा छोड़ दिया ताकि सारे लोग इसको छोड़कर ईवीएम की चर्चा करने लगे। ईवीएम को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे, हमने देखा है, लेकिन उसके पहले जब हमने देखा था, जब पिछली सरकारों में कोलावारस मुंगावली के उपचुनाव हुए, जब कांग्रेस जीती, फिर ये चर्चा बंद हो गई थी।
खुद इलेक्शन कमीशन ने चुनौती दी थी, कोई आप छेड़छाड़ का बताइए सबूत, वो सारे राजनीतिक दल जो आम आदमी पार्टी सही थे वो दे नहीं पाए थे। अब वीवीआर स्लिप की बात हो रही है कि हमको अलग से वो पेटी दे दी जाए। हालांकि 7 सेकंड का समय पर्याप्त होता है कि अगर आपको ये देखना हो कि आपने किसको वोट डाला था और किसको गया है। और ये तो कोई अगर आरोप लगाना चाहे तो वो कह भी सकता है कि भाई मैंने तो पंजे पे बटन दबाया था, लेकिन वो जो वीवीपैट है वो दिखा रहा है कि वो कमल के फूल पे गया है, या किसी और को दबाया था किसी और पे गया है। तो अभी के जो दौर में कि जब इतनी उठापटक चल रही है, बगावत चल रही है और ये शिगुफा ध्यान भटकाने का प्रयास, या वाकई दिग्विजय सिंह इस बार गंभीर हैं? देखिए, मुझे तो ये ध्यान भटकाने का ही प्रयास लग रहा है, क्योंकि जब भी अपोजिशन हमेशा कांग्रेस ने जैसे आरोप लगाया है, आपको अगर ध्यान हो तो 2009 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा विपक्ष में थी तो आडवाणी जी ने आरोप लगाया था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के विपक्ष में जो भी पार्टियां होती हैं वो सत्तारूढ़ दल पर ये आरोप लगाती हैं। अब आप मुझे बताइए, बंगाल में ममता बनर्जी जीती तो वहां तो ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठा, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई, वहां कोई सवाल नहीं उठा, कर्नाटक में जीत गई, वहां कोई सवाल नहीं उठा। जहां पर विपक्ष हारता है ये सवाल वहीं पर उठते हैं, ध्यान बटाने की कोशिश ही एक प्रकार से होती है। अभी जो इस समय जो मुद्दा उठाया है, स्वाभाविक रूप से जैसे आपने भी कहा है, इतना ज्यादा विरोध हो रहा है कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर के, हालांकि भाजपा में भी है, इस्तीफा ही दे दिया रुस्तम सिंह ने, तो कुल मिलाकर के भाजपा में भी विरोध है, लेकिन कांग्रेस में विरोध भाजपा से बहुत ज्यादा है। और जिस तरीके से इस बार तो आक्रामक या इसको हिंसक भी कह सकते हैं उस सीमा तक, जैसे कारी तोड़ दी दीपक जोशी की कारी तोड़ दी, हाँ दीपक जोशी जी की कार तोड़ दी, दिग्विजय सिंह के पोस्टर पर काले पोती, बाकी और शीर्षासन और ये सब तो चल ही रहा है। तो इस विरोध को मैं समझता हूं ध्यान हटाने की दृष्टि से, इस विरोध को देख करके कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी यह आशंका होने लगी, इस विरोध के चलते क्या वो परिणाम उतने ले पाएंगे जिस परिणाम की उम्मीद की जा रही थी। तो मैं समझता हूं केवल ध्यान हटाने के लिए ये बात है, और विपक्ष ज्यादातर उठाता है। ईवीएम के जहां तक सवाल है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है हजारों में से कोई एक आध ऐसा कोई मशीन ऐसी हो जिसका सॉफ्टवेयर डैमेज हो, तो लेकिन वो हजारों में से कोई एक आध मशीन होती है। अब वो चूंकि मशीन है, कई वक्त अगर आपको ध्यान हो हमारे मोबाइल में भी चलते चलते साल में एक आध बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो जाम जैसा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के वो हजारों में से कोई एक आध जो कि सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण अगर ऐसा हो सकता है, तो बाकी ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका। अपोजिशन कांग्रेस की ये जो मांग है, मेरी दृष्टि में तो केवल ध्यान भटकाने का ही मामला है, इस बहाने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना ताकि वो विरोध प्रदर्शन छोड़ करके भाजपा पर हमले के लिए मैदान में आए। जी तो ब्रजेश जी, हमने देखा कि जब बैलेट से होता था तब आरोप लगते थे कि आपने इस मतपत्र को गलती से जबर या निरस्त कर दिया है, किसी को फ़ायदा पहुंचाना है। डाक मतपत्रों के साथ ही अक्सर हम देखते थे कि किसी के खाते का आपने किसी में जोड़ दिए। लेकिन ईवीएम में तो हम देखते हैं कि उसकी पहले बाकायदा उसकी जाँच होती है, सील लगाई जाती है, और जब वो बूथ पर जाती है मतदान केंद्रों पर, उसके पहले जो प्रतिनिधि होते हैं दोनों ही दलों के, या जो उम्मीदवार उन सारे प्रतिनिधि, उनके सामने रेमिडाइजेशन होता है उसका, उनसे बाकायदा बटन दबा के चेक कराया जाता है कि आप पहले देख लीजिए इसमें पहले के कोई वोट तो फीड नहीं है, जिस प्रत्याशी के सामने का बटन दबा रहे हैं उसी के सामने वोट काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तमाम सारे तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होती है। और चुनाव आयोग भी कह चुका है कि चाहे वो वीवीपैट वाला सिस्टम हो या ईवीएम हो, वो अलग से किसी उस सिस्टम से जुड़ी नहीं होती हैं कि आप ना उसको रिमोट के ज़रिए आप उसको गड़बड़ी कर सकते हो या किसी और तरीके से। जो भी आप कर सकते हो मैन्युअली कर सकते हो, और वो इसलिए संभव नहीं है कि सारे राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट उस बूथ में मौजूद होते हैं। जो शर्मा जी भी कह रहे हैं कई बार हैंग होने की, तो हम देखते हैं मशीनें ख़राब होती हैं, उनको बदल दिया जाता है और स्पेयर में रखी जाती हैं, ताकि अगर किसी ऐसी गड़बड़ी की शिकायत हो या कोई ऐसी परिस्थितियाँ बने तो उस मशीन को बदल के दूसरी मशीन रख दी जाए। इसके बाद दिग्विजय सिंह, क्योंकि अभी ईवीएम का वो कह रहे हैं कि हम उस पर वोटिंग कराने के पक्षधर हैं, इसके विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वीवीपैट की वो बात कर रहे हैं, वो क्या उतना व्यवहारिक रूप से संभव है? देखिए, वीवीपैट की बात वो कर रहे हैं, इससे पहले हम जाएं तो पहले ईवीएम की बात करती थी कांग्रेस हो, जो शर्मा जी ने भी कहा, चाहे बीजेपी ने भी सवाल उठाया। लेकिन आप देखिए कि लंबे अरसे से हम उसी ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज तक कहीं ऐसी गड़बड़ी सामने आई? बिल्कुल नहीं आई। अब मुझे लगता है इस पर चर्चा इतनी हो चुकी है, बहस इतनी हो चुकी है कि लोग भी इस पर
यदि आरोप लगाता है विपक्ष तो भरोसा नहीं करते, क्योंकि चुनाव आयोग चैलेंज दे चुका है, तमाम पार्टियों को खुले में चैलेंज किया था कि कोई इसमें छेड़छाड़ करके दिखा दे, कोई करके नहीं दिखा पाया। कोर्ट से लेकर तमाम तरह के मामला जा चुका है, लेकिन कहीं भी आज तक ऐसा मामला सामने नहीं आया कि इसमें गड़बड़ी की वजह से कुछ हो। कुछ तो तथ्य होंगे, राजनीतिक दल कुछ तो तथ्य लाते, या कुछ तो जो जांच हुई है, जो वो दी थी चुनौती, उसको स्वीकार करते कि भाई खुली चुनौती थी ना, कि आप जाइए कहीं से भी अपने एक्सपर्ट को ले आइए, छेड़छाड़ करके दिखा दीजिए। बिल्कुल। और अभी भी ईवीएम से कभी ऐसा नहीं हुआ, जो हम कह रहे हैं कई बार खराबी आ जाती है, तो उससे वोट खराब नहीं हुआ मनोज जी। खराबी आ जाना है कि आगे वोट नहीं डल पा रहा है आपका, दूसरी मशीन लग जाती है, दूसरी मशीन लग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आप वोट डाल के आए, वो वोट ही आपके डिलीट हो गए हों या कुछ और वजह हो गए, उससे आगे दूसरी मशीन लग जाती है, वो भी गिनती में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए ऐसी कोई अभी तक आई नहीं कि तकनीकी कोई बड़ी खराबी आई हो किसी भी एक विधानसभा क्षेत्र में, एक नगर पालिका में, एक लोकसभा सीट पर भी उसकी वजह से आप देखिए मतगणना में कुछ अंतर आया हो, या उसकी वजह से परिणाम विधानसभा की बेहतर बात नहीं करें आया। तो 65,000 से ज्यादा बूथ हैं, तो एक दो मशीनें अगर हो भी गई, नहीं एक तो मशीन भी हुई है खराब, तो वो तकनीकी रूप से वैसी खराब हुई है जो मैं कह चुका हूं उसको आपसे हैक कि आप हैक नहीं कर हाँ, सकते उसको। आप उसकी वजह से कोई परिणाम कोई वो नहीं पड़ा कि पहले के जो वोट डाल के चले गए थे वो वोट ही खराब हो गए, किसको मिले किसको नहीं मिले पता ही नहीं चला। तो ऐसा भी नहीं हुआ ना कि इस वजह से उस पर शंका की जाए। तो जो बात आप कह रहे थे, जो शर्मा जी कह रहे थे कि ध्यान भटकाने के लिए, मुझे लगता है कि अब ध्यान भटकता भी नहीं है इन चीज़ों से, कोई भरोसा भी नहीं करता। अब 60 सेकंड दे दो या पर्ची आप अपने हाथ में दे दीजिए, जो आपने कहा था कि जिसको ये कहना होगा, झूठ बोलना होगा, वो बोल भी सकता है। और जो मतदाता, अधिकांश मतदाता संतुष्ट है। यदि 2 लोग संतुष्ट नहीं है, कोई राजनीतिक दल का नेता संतुष्ट नहीं है, यदि इस तरह की कोई शंका होती, आशंका होती, तो मतदाता जो मतदान करने जाता है, जिसका नाम नहीं होता, वो गदर मचा देता। आज की तारीख में इतनी जागरूकता आ गई है कि मेरा मतदान केंद्र पर नाम क्यों नहीं है, मेरा नाम किस आधार पर कटा है, मुझे वोट डालने क्यों नहीं दिया जा रहा है, मेरा मतदान यदि मैं किसी को डाल रहा हूं तो आप देखिए वहां पे आपको पता चल जाता है कि आपने यदि पंजे पे लगाया, फूल पे लगाया, या जो भी चुनाव चिन्ह है आपने उस पर बटन दबाई तो वही दब रहा है। लेकिन इक्का दुक्का मुझे लगता है जो लोग कहते भी हैं ना मनोज जी कि मैंने कमल पे दबाया, पंजे पे गया, पंजे पे दबाया, कमल पर वोट गया, वो मुझे लगता है शरारती तत्व होते हैं। बिल्कुल। यदि उनमें भी कोई तथ्य होते हैं तो वो निश्चित तौर पर उसकी भी जांच हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक सुगुफा छोड़ जाते हैं। राजनीतिक दल उसको अपने हिसाब से पकड़ लेते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से जागरूक करने के लिए। हमने देखा हर चुनाव में, आप देखिए मतदान केंद्र के बाहर जहाँ पे जिन जेलों में सुरक्षा के दायरे में रखी जाती है, वहाँ चौकीदारी करते हैं। क्या चौकीदारी कर, तो क्या कर लेते हो आप चौकीदारी करके? लेकिन ये सिर्फ एक अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की, देखिए हम कितने सतर्क हैं, और कोई एक तरह से जो सत्ता पक्ष रहता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, उसकी नीयत पर संदेह खड़ा करना, जनता को एक मैसेज देना कि देखिए सरकार है, कुछ भी कर सकती है। तो सरकार में तो आप भी हो, कुछ राज्यों में आप भी थे, इससे पहले आप भी रहे हो सरकार में, तो क्या आप इस तरह की गड़बड़ी करते रहो? निश्चित तौर पर नहीं करते रहोगे आप भी। इस वजह से आप सिर्फ विरोध करते हो या एक सुगुफा छोड़कर चले जाते हो, उतनी गंभीरता से नहीं लेते हो, क्योंकि कई राज्यों में उसके परिणाम अलग आए। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो उपचुनाव के परिणाम अलग आते हैं। हम यदि राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, कांग्रेस जीती है। छत्तीसगढ़ में इस तरह से आपको बहुमत मिल जाता है तो फिर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये सिर्फ मुझे लगता है कि अब इन पर बहस करना भी बेमानी है। जनता भी समझ चुकी है कि नेताओं के सिगुफे हैं, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो अब तक तो इस पर बड़े आंदोलन हो जाते, पुनर्विचार होता, और हमने देखा कई देशों ने इस पर हटा भी दिया, लेकिन भारत में ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। गड़बड़ी जब आपको पता चलेगी, जब सबूत होंगे, तब लोग भरोसा करेंगे। शर्मा जी, एक दौर आपने भी बहुत ध्यान से, अच्छे से, हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा, इसलिए मैं दर्शकों की खातिर आपसे पूछ रहा कि बैलेट पेपर के हमने ज़माने में देखा था कि जिस प्रकार से हिंसा हुआ करती थी, यूपी बिहार की अगर हम बात करें, कि आपको स्याही डाल जाते थे, मतपेटी लूट ली जाती थी, तालाबों में डाल दी जाती थी, और तब भी चुनी सरकारें बनती थी और तब कोई सवाल नहीं उठाते थे। साथ पूरा कैप्चर कर लेते थे, बिल्कुल, सीलें लगा के लोगों को पता नहीं चलता था, तो उनके वोट डल जाते थे। या स्याही ऐसी इस्तेमाल होती थी कि लोग उसको रिमूव करके दोबारा से वोट डाल दिया करते थे 4-4 बार। अब वो परिस्थितियां बची नहीं हैं, क्योंकि टीएन शेषन ने बताया कि फेयर चुनाव कैसे होते हैं, जिनको लालू यादव अब तक कोसते हैं, और उसके बाद जितने चुनाव आयुक्त आए उनकी मजबूरी रही कि वो टीएन शेषन की लाइन को आगे बढ़ाएं। 20% नहीं तो 19 ही सही, 21 नहीं कर पा रहे उनसे। तो ऐसे में अब ये वीवीपैट को लेके सवाल करना, ईवीएम को लेके सवाल करना, और ऐसे आदमी का करना कि जो अगर मान लीजिए वोटर हो, वोट डाल के निकलता और ये कहता कि साहब मैंने फलानी पार्टी को वोट दिया, मेरा वोट इस पार्टी को गया, या जो प्रत्याशी है वो सवाल उठाए तो भी समझ में आता है। एक ऐसा आदमी जो इस चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं है, सिवाय इसके कि वो उसका काम है प्रत्याशियों का चयन करना, वो सवाल उठा रहा है। देखिए, मोटे तौर पर चुनाव प्रक्रिया ये तीसरा चौथा तरीका है, ये जो
मशीन वाला, ईवीएम वाला, ये तीसरा चौथा तरीका है। आरंभ में जब भारत में चुनाव प्रक्रिया आरंभ हुई थी तब हर राजनीतिक दल की पेटी अलग होती थी। जैसे कांग्रेस की पेटी अलग होती थी, हिंदू महासभा की पेटी अलग होती थी। तो तब वो क्या काम करते थे, जब पेटियां जा रही होती हैं तब जिस राजनीतिक दल के समर्थक ज्यादा थोड़े से आक्रामक होते थे वो दूसरे की पेटी उठा करके कहीं भी डाल देते थे। फिर आगे चल करके दूसरा सिस्टम आया कि एक ही पेटी में सारे के सारे बैलेट डाल देंगे। तो ये जो आपने कहा ऐसी घटनाएं हुई हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल डिवीजन में ये घटनाएं ज्यादा हुई हैं और कुछ आदिवासी क्षेत्रों में ये घटनाएं ज्यादा हुई हैं। यूपी बिहार में इस तरह की घटनाएं बहुत सुनने को मिलती थी। तो होता क्या था कि आमतौर पर पर्टिकुलर मतदान केंद्र या पर्टिकुलर मोहल्ला जिसके बारे में ये मशहूर होता था कि यहाँ जो है इसी पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलेगा। जैसे अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल की बात करें तो पुराना जो शहर है उसमें कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पता लगता है कि यहाँ इसी पार्टी को ज्यादा वोट डलेगा और इस मोहल्ले में इसी पार्टी को ज्यादा वोट डलेगा। तो उन मोहल्लों की वो जो पेटियां हैं उनके साथ गड़बड़ी होती थी और स्याही तो छोड़ दीजिए, कई बार तो एसिड डाल दिया जाता था पेटी के अंदर ताकि वो सब ठीक से ना दिखाए। लेकिन समय के साथ व्यक्ति ने अनुभव किया, अनुभव करने के बाद ये ईवीएम का सिस्टम आया। इसमें दो प्रकार की ईवीएम में लाभ हुआ। एक सबसे पहले तो वो बैलेट पेपर में जो पेड़ों की कटाई होती थी, कागज बनता था, उससे मुक्ति मिली, कहीं ना कहीं पर्यावरण की दृष्टि से भी वो ठीक रहा। और दूसरा इसकी वैलिडिटी जो है मान करके चलिए कि 99.99% इसकी वैलिडिटी बिल्कुल सही है। हजारों में से कोई एक आध कोई मशीन में ऐसी गड़बड़ी की और वो भी एक या दो वोट के साथ हो सकती है जो तुरंत पकड़ में आती है। क्योंकि अब जो मशीनें आ रही हैं वो ऐसी मशीनें हैं अगर गड़बड़ करेंगी वो तो वो अलर्ट दिखा देती हैं और उसमें उनकी रेड लाइट जल जाती है तो तुरंत वो फिर मशीन को बदलते हैं। तो ये जो शिकायतें कई लोग करते हैं कि हमने कमल को दबाया और पंजा आया या पंजा को दबाया कमल को दबाया, ये बिल्कुल शरारती लोग हैं। योजना पूर्वक जैसे जैसे बढ़ रहा है तो प्रगति केवल पॉजिटिव क्षेत्रों में नहीं हो रही है, नेगेटिव क्षेत्रों में भी प्रगति हो रही है। जिस प्रकार हम देखते हैं तो कई बार जो वीडियो हैं उन वीडियो को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके अपने पक्ष में किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस तरह की सामग्री है। आपको अगर याद हो तो एक बहुत बड़ा प्रकरण था, एक सज्जन के मुंह पर कालिक पोत दी गई थी तो फिर वो उसी अवस्था में मुंबई पहुंचे और उसी अवस्था में उन्होंने अपनी किताब का विमोचन किया। आगे जांच में ये बात सामने आई थी वो कालिक उन्होंने खुद ही लगवाई थी। तो इस तरह के कुछ लोग जो हैं अपना प्रचार अभियान, हमने भोपाल में ही देखा था, एक मशहूर फिल्मकार ने अपना मुंह कालिक पुतवाली थी पिक्चर हिट कराने के लिए। हाँ वही जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, फिर पिक्चर हिट कराने के लिए कितने ऐसे लोग थे जो खुद अपने लोगों को एजेंट को दे करके और टाकिजों में पत्थर डलवाते थे। मुझे याद पड़ रहा है भोपाल में एक लिटिल टाकिज हुआ करता था तो जिसने फिल्म बनाई थी उसने खुद अपने लोगों को भेज करके टाकिज में पत्थर डलाए ताकि पब्लिसिटी हो जाए। तो इस तरह की चीजें, तो ये केवल प्रचार पाने के लिए आरोप होते हैं, बाकी इन आरोपों में अब कोई दम नहीं बची। और जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा कि जनता भी अब इसमें बहुत ज्यादा उसका भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसकी एक वजह क्या है, अगर इसमें वाकई होता है तो आप देख लीजिए 15-16 राज्यों में अपोजिशन की सरकारें हैं और कितनी ताकत के साथ वो लोग जीती हैं और कई दशक तक रही हैं। ममता बनर्जी तीसरी बार अगर बन रही हैं या AIADMK DMK की बारी बारी से जब बीजेपी का नंबर नहीं लग पा रहा है, या केरल की हम बात कर लें। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, केरल हुआ। अब हाल की इतने प्रतिष्ठा का चुनाव था कर्नाटक का, उसमें रिजल्ट कैसे आई अपन सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर के फिर आप षड्यंत्र देखिए, भारत में एक षड्यंत्र ऐसा भी हो चुका जिसमें वो किताब आई है अंडर सेक्रेटरी की कि सब भगवा आतंकवाद। तो फर्जी लोगों को करके फर्जी लोगों को फंसाया और उनको प्रताड़ित करके उनसे बयान लिखवाए गए। ये बाकायदा जो पुलिस अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों ने कहा और वो किताब आई है, उन्होंने पत्रकार वार्ताएं ली हैं। तो कुल मिलाकर के भोपाल में भी हुई थी पिछले चुनाव, मुझे याद है, रा के अधिकारी थे वो रिटायर्ड। हाँ निश्चित रूप से। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो मैं समझता हूँ ये केवल और केवल प्रचार पाने के शगुफे हैं। अपनी हो सकता है ये जो विरोध को देख करके लग रहा हो ज्यादा नुकसान हो तो ध्यान बटाना उनका कोशिश है, और आगे चल करके कोई अगर नुकसान अगर ऐसा हो तो अभी से बहाना उसका खोज करके तैयार रखो। ये मुझे तो इसकी कोशिश यही लग रही है। तो ब्रजेश जी, जवानी तो कपड़े फट चुके थे, वैसे फटे नहीं, तो शायद ये भी एक कारण है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ऐसे नेता थे नहीं जिनको प्रचार की जरूरत है, या कोई छुटभैया नेता होते कि भैया उनको कहीं प्रचार की जरूरत है कि लोग उनको जान जाएं। देखिए मनोज जी, प्रचार की जरूरत नहीं है दिग्विजय सिंह को, लेकिन दिग्विजय सिंह राजनीतिज्ञ है और राजनीतिज्ञ
जब अब देखता है कि किसी भी वजह से उनकी पार्टी कमज़ोर हो रही है या उसमें कोई इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो वो डाइवर्ट करता है। डाइवर्ट करते हैं, एक मुद्दा है, उस मुद्दे को, उसकी धार को बोथरी करने के लिए दूसरा मुद्दा सामने लाके पटका जाता है या दूसरा बयान ऐसा दे दिया जाता है जिससे कि उस पर चर्चा होने लगे। आज आप बताइए, यदि दिग्विजय सिंह ने ये बयान नहीं दिया होता तो हम किस पर चर्चा कर रहे होते मनोज जी? निश्चित तौर पर उसी बगावत पर चर्चा कर रहे होते, एक बार नहीं 2 बार कर रहे होते। लेकिन उन्होंने एक मार्केट में एक और चीज फेंक दी है जिस पर आपको और हमको चर्चा करना पड़ रही कि ईवीएम की क्यों बात कर रहे हैं, लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता उस पर चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी वाले उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक मुद्दा है, जो बगावत की जो बात उठ रही है कि सबसे ज्यादा वहां पे बगावत की बात हो रही है, 47 जगह विरोध हो रहा है, तो कांग्रेस में जो बगावत उठ रही है, सवाल उठ रहे हैं, किस पर उठ रहे हैं? दिग्विजय सिंह पर सवाल उठ रहे हैं, कमलनाथ पर सवाल उठ रहे हैं। तो जब उन पर सवाल उठते हैं, बार बार सवाल उठेंगे, जो उनके नेता हैं जो ऊपर तक जाएंगे, तो ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, बहस का एक मुद्दा अलग करने के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा कह दिया। इससे उनको भी मालूम है कि इससे कुछ, खुद कह रहे हैं वो कि मुझे ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीवीपीएटी की जो पर्ची है वो कुछ देर के लिए मिल जाए, हाथ में मिल जाए, तो उससे क्या होता है, देखने वाला तो 60 सेकंड में भी, 10 सेकंड में भी, 1 सेकंड में भी देख लेता है, क्योंकि वोट डालने जा रहा है, उसको और कहीं तो देखना नहीं है, वो सिर्फ वोट डालता है तो उसका ध्यान वहीं रहता है, वो 2 सेकंड में भी देख सकता है, सामने दिखती है और वो सामने दिखती है। मुझे लगता है किसी ने भी इस तरह से कोई आपत्ति नहीं उठाई, ज्यादातर लोग नहीं तो आपत्ति उठाते कि हम देख ही नहीं पाए, क्योंकि वो तो वोट डालने जा रहे हैं, उनका नजर ही वहीं रहती कि हमने जिसको वोट डाला है उसको जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मुझे नहीं लगा आज तक कि वो सेकंड कम है, मुझे तो लगता है पर्याप्त सेकंड समय है मनोज जी, वो कि आप देख सकते हो, आपको टाइम मिलता है वहां पे देखने के लिए, बटन दबाने के बाद कि आप आराम से देख सकते हो। और आप यदि ज्यादा टाइम मांग रहे हो, पर्ची कुछ हाथ में मांग रहे हो, तो इससे तो मतदान की जो प्रक्रिया है ना वो और स्लो हो जाएगी। हम तो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। और हमने तो काउंटिंग में भी हम भी इसके गवाह, शर्मा जी ने तो खैर वो लंबा दौर देखा है कि 3-3 दिन तक काउंटिंग चलती थी, कई बार विवाद होते थे, तो इससे हम मतदान का प्रतिशत डाउन करने की दिशा में क्यों सुझाव दे रहे हैं? हम तो बेहतर, यदि आप देखिए वीडियोग्राफी हो रही, वहां कोई गड़बड़ी नहीं हो रही, सब कुछ हो रहा है, तो जब मतदाता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तेजी से मतदान हो रहा है, ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है इस तरह की मांग करना ही बेमानी है कि आप मतदान को धीमा करना चाहते हो। हम तो ये चाहते हैं कि और तेजी से मतदान हो, जो यदि 70%, 60% हो रहा है, वो 80-90% क्यों नहीं हो पा रहा है, 100% क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसे उपाय चुनाव आयोग को करना चाहिए, और वो कर भी रहा है कि बुजुर्ग हैं जो घर जाके घर पे से मतदान कर सकते हैं, हाँ, तो आप वो तरह तरह के तरीके अपना रहा है, तो कल से आप उन पर भी आपत्ति लगाओगे। हम तो ये चाहते हैं कि नेट का दौर है, जहां बैठा है आदमी अपना मतदान कर दे, ऐसी पारदर्शिता होनी चाहिए कि वो 100% मतदान हो, तो जो सरकार चुनते हैं 40% लोग, 20% जो लोग सरकार चला रहे थे देश की, क्यों ना 80% लोग अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग करें। तो बड़ा सवाल यही है कि नेताओं को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि फालतू की शुगुफाबाजी में लोगों का ध्यान भटकाएं। बहरहाल समय इजाजत नहीं दे रहा है इस चर्चा को आगे बढ़ाने की। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर ईवीएम पर सवाल पहली बार नहीं उठे, ना दिग्विजय सिंह ने पहली बार सवाल उठाया, लेकिन सवाल ये भी है कि जब एक तरफ मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात चल रही है, चुनाव आयोग अपनी तरह के प्रयास कर रहा है, इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि वोटिंग शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हमने नगरीय निकाय चुनाव में देखा था कि कहीं कहीं भोपाल जैसे शहर में 48% तक मात्र मतदान हो पाया था। और ऐसे में अगर आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, वीवीपैट पर सवाल उठाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप वोटर को हतोत्साहित कर रहे हैं, उसके मन में शंका डाल रहे हैं कि वो जिसको वोट दे रहा है वोट उसको नहीं जाकर किसी और को जा रहा है। तो राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए, क्या उन पर इस प्रकार के शगुफे जो हैं लोकतंत्र के लिए घातक साबित नहीं हो रहे हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।